हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनजातियों के बारे में और विशेषकर डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में। मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं अलग अलग क्षेत्रों में जो कि निवास करती हैं और उनके जो है कौन कौन से प्रकार की जनजातियां रहती हैं मध्य प्रदेश में, किसकी जनसंख्या ज़्यादा है, किसका प्रतिशत कम है, किसका ज़्यादा है, किन किन क्षेत्रों में ये निवास करती हैं, इनके क्या क्या नृत्य वगैरह है, इनकी परंपराएं क्या है, ये आर्थिक जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनकी सामाजिक विशेषताएं क्या है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड आपको कई क्वेश्चन जो है MPPSC प्री एग्जाम हो या फिर मेंस एग्जाम के लिए नोट्स तैयार करने में इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप पूरा लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर, देखते हैं जनजातियों से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले है अनुसूचित जनजाति से तात्पर्य उस मानव समूह से है जो अपने प्रतिकूल वातावरण में निवास करते हैं तथा एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं तथा उनकी स्वयं की पुरातन गौरवशाली संस्कृति होती है, जिसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के भाग 25 के अनुसार जनजाति या जनजाति समुदायों के अंगों या समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत माने गए हैं। मध्य प्रदेश में देश की जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं, यानी कि जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर देश की सबसे ज़्यादा जनजाति संख्या निवास करती है। लगभग 1.5 करोड़ जनजाति संख्या जो है मध्य प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, और 2001 की जनगणना के अनुसार उपजातियों को सम्मिलित करने पर 43 जनजातियां यहाँ पाई जाती हैं, यानी कि यदि जनजाति प्लस उनकी उप जनजाति जो हैं उनको भी सम्मिलित कर लिया जाए तो टोटल जो है कितनी 43 जनजातियां जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, जब उप जनजातियों को भी उसमें शामिल कर लिया जाता है तब। ठीक है, तो इनमें से देखते हैं कुछ प्रमुख जो जनजातियाँ हैं कौन कौन सी हैं। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां जो हैं बंजारा जनजाति है, गोंड जनजाति है, भील जनजाति है, कोरकू है, अगरिया है, पनिका जनजाति, पारधी है, कोल है। ठीक है, तो ये जो है प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं, अब एक एक करके सब चीज़ों की डिटेल भी देखेंगे। तो और मध्य प्रदेश में जो विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? जो विशेष रूप से पिछड़ी हैं तो वो बैगा है, सहरिया है और भारिया, तीन जो प्रमुख है, बैगा, सहरिया और भारिया, ये विशेष पिछड़ी जनजातियों में गिनी जाती हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं कि आगे जनजातियों की विशेषताएं क्या है। जनजातियों की जो विशेषताएं हैं ये क्या क्या हैं? तो जनजातियों की स्वयं की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है। ठीक है, और जनजाति जो होती हैं वो बाहरी समुदायों के साथ संपर्क करने में संकोच करती हैं, यानी कि जो सामाजिक रूप से वो जो है समाज में ढलने का प्रयास नहीं करती, वो अलग ही जीवन व्यतीत करना पसंद करती हैं जनजातियाँ। ठीक है, और जनजातियों में विशेष आदिम लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि आदि मानव को आप लोगों ने देखा होगा कि वो अलग थलग रहते थे, पूरे जंगलों में रहते थे, उसी प्रकार से कुछ कुछ गुण जनजातियों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, आदिम समाज वाले कि वो अलग रहना पसंद करते हैं जंगलों में। ठीक है, इसके बाद जो है ये प्रायः मांसाहारी होते हैं। जनजातियां जो होती हैं मांसाहारी होती हैं प्रायः, यानी कि सभी लगभग नहीं होती, लेकिन कुछ जनजातियां ऐसी होती हैं कि मतलब जो मांसाहारी होती हैं। ठीक है, और अधिकांश जनजातियां नग्न एवं अर्धनग्न अवस्था में रहती हैं और ये विशिष्ट जनजाति भाषाएं बोलती हैं, यानी कि इनकी जो भाषाएं हैं ये जो है अन्य क्षेत्र की तुलना में अलग होती है, इनकी अलग से भाषाएं होती हैं जो ये बोलती हैं। ठीक है, और जनजातियों का अपना परंपरागत जो है सामाजिक कानून होता है और प्रत्येक जनजाति समूह एक सामाजिक संगठन होता है। ठीक है, यानी कि समाज में एक संगठन बनाकर ये रहने का कार्य करते हैं, यानी कि जो हर जनजाति समूह है उसका एक संगठन होता है समाज में और ये अलग रूप से रहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक जनजाति अपने एक विशिष्ट नाम से जानी जाती है, चाहे वो गोंड हो, चाहे भील हो या फिर बैगा हो या फिर कोई भी जनजाति हो, वो अपने विशिष्ट नाम से पुकारी जाती है। ठीक है, इसके बाद जनजातियों की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं? तो जनजातियों की प्रमुख समस्याएं जो हैं, सबसे पहला तो है अधिकतर जनजातियां दुर्गम क्षेत्रों में निवास करती हैं, जहां पर जो है परिवहन या किसी भी प्रकार की सुविधाएं बहुत ही कम पहुंच पाती हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र जो यातायात के साधनों से जुड़े हुए नहीं होते,
और दूसरा पॉइंट है स्वास्थ्य व शिक्षा का प्रसार अत्यंत ही निम्न प्रकार का पाया जाता है जिन क्षेत्रों में वहाँ पर जो है जनजातियाँ अधिकतर देखने में मिलता है कि निवास करती हैं। जैसे जंगलों में ही आपको देखने को मिलेगा कि कई प्रकार की जनजातियाँ वहाँ पर निवास करती हैं। इसके बाद रूढ़िवादी सोच एवं मान्यताओं के कारण से संसार से अलगाव, यानी कि जो जनजातियां होती हैं अधिकतर देखने में ये आता है कि जो जनजातियां होती हैं उनकी सोच जो है बहुत संकुचित होती है, रूढ़िवादी होती हैं। वो कई ऐसी परंपराओं को मानते हैं जो आज के जो युग में वर्तमान युग में बहुत ही कठिन माना जाता है। उन सभी परंपराओं को पालन नहीं किया जा सकता। तो ये जनजातियां कुछ ऐसी परंपराओं को पालन करती हैं, मान्यताओं को मानती हैं, जिसके कारण ये शेष संसार से अलगाव रखती हैं कि यानी कि ये चाहते हैं कि लोग भी इनकी जो परंपराओं या रूढ़िवादिता को माने, लेकिन ऐसा चूंकि नहीं होता है, इस वजह से ये इनका अलगाव रहता है जो शहरी समाज से या वास्तविक समाज से। ठीक है, ये अलग थलग रहना पसंद करती हैं। इसके बाद गरीबी, भूखमरी तथा कुपोषण ज़्यादातर जनजातियां जो हैं उनमें पाया जाता है, क्योंकि उनमें जागरूकता की कमी होती है। वहाँ सरकारी योजनाएं ज़्यादातर पहुँच नहीं पाती, क्योंकि ये ऐसे इलाकों में रहते हैं, दुर्गम इलाकों में, जहाँ चीज़ें पहुँच पाना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। और बेरोजगारी की समस्या इनमें पाई जाती है, क्योंकि ये बाहरी समाज से कटे कटे रहते हैं। ठीक है, तो इनमें बेरोजगारी की समस्या भी देखने को मिलती है। ये ज़्यादातर कृषि वगैरह पर निर्भर करते हैं। ठीक है, क्योंकि जंगलों में जो है रोजगार तो दिया नहीं जा सकता, वहाँ पर कृषि वगैरह ही या फिर कृषि आइटम मतलब कि उसकी करके खेती वगैरह उसी से जो है कमाई की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे सरकारी योजनाओं का आदिवासी समूह तक ना पहुंच पाना, यानी कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जैसा कि पता होगा कि ये कहा जाता है कि दुर्गम इलाकों में, जंगली एरिया में ज़्यादातर ये निवास करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि कई बार सरकारी योजनाएं उतनी दूर तक ये नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण ये जो है समूह पिछड़ा ही रह जाता है। ठीक है, इसके बाद जनजातियों की समस्याओं को दूर करने के उपाय क्या क्या हैं। तो पहला तो उपाय है शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्रों में चेतना का प्रसार करना, अस्पताल, स्कूल आदि का जनजाति क्षेत्र में प्रसार करना। यानी कि जब भी सरकार जो है सरकारी स्कूल या अस्पताल ये सब बनवाती है, तो इसकी जो है चेतना या इसका प्रसार जो है जनजाति क्षेत्रों तक भी करना जो है चाहिए सरकार को। ठीक है, और जनजातियों के सामाजिक उत्थान हेतु जो है विभिन्न स्तरों पर प्रयास करना चाहिए, जैसे सरकार, एनजीओ तथा अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा किए गए प्रयास। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है जनजाति संस्कृति एवं धरोहर की सुरक्षा, यानी कि जनजाति जो संस्कृति है एवं धरोहर है, उनकी पुरानी चीज़ें, उनकी जो मान लीजिए उनकी भाषाएं हैं या फिर उनकी जो परंपराएं हैं, उनको संरक्षण देने का कार्य सरकारों को करना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराना तथा साहूकारी शोषण से मुक्त कराना जो है सरकार को ऐसे प्रयास करने चाहिए, जिससे क्या है कि इनको संसाधन जो है, जो भी एक दैनिक जीवन को जीने के लिए चाहिए होते हैं, वो इनको आसानी से उपलब्ध हो सके। और साहूकारी शोषण, जो कि साहूकार लोग इन्हें थोड़े बहुत पैसे देकर इन्हें बंदी बना लेते हैं या फिर बंधक बना लेते हैं, तो उनसे मुक्ति दिलाने के लिए भी सरकारों को प्रयास करना चाहिए। और ये कई ऐसी योजनाएं देखी भी जा रही हैं जो कि सरकार के द्वारा कई बार प्रयास किए जाते हैं इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, इसके बाद है सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का उचित क्रियान्वयन, जिसका संपूर्ण लाभ जो है जनजाति समुदायों को प्राप्त हो, ऐसे प्रयास जो है किए जा रहे हैं। और जनजाति क्षेत्र में अधोसंरचना का विकास, जैसे सड़क, रेलवे, विद्युत, संचार, ये सभी जो है व्यवस्थाएं, चाहे सड़क हो या रेलवे हो या विद्युत हो या संचार की व्यवस्था हो, सरकारों को प्रयास कर जो है ये, क्योंकि वंचित रह जाते हैं दुर्गम इलाकों में होने के कारण, तो सरकारों को प्रयास करना चाहिए कि इनकी पहुंच जो है सभी जनजाति समुदायों तक हो सके। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे है मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक वितरण, यानी कि मध्य प्रदेश में जो जनजातियां पाई जाती हैं उनका भौगोलिक वितरण कहाँ कहाँ पर है, कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये संपूर्ण राज्य में विस्तृत हैं जनजातियां। आपको हर इलाके में कोई ना कोई जनजाति जो है देखने को मिल ही जाएगी। पूरे मध्य प्रदेश में चाहे कोई भी जिला हो, तो यहाँ कोई ना कोई जनजाति जो है देखने को समुदाय मिल ही जाता है। फिर भी पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्रों में बहुलता देखी जाती है किसकी, जनजातियों की।
और पश्चिम में धार तथा झाबुआ जिले से आरंभ होने वाली सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणियाँ, पूर्वी भाग में बघेलखंड पठार तथा अमरकंटक पठार में इनकी जनसंख्या सर्वाधिक है और इनसे बाहर के भागों में कम संख्या में दृष्टिगत जो है गोचर होती है। यानी कि जो पठारी क्षेत्र हैं या पर्वतीय क्षेत्र हैं तो वहाँ पर इनकी जनसंख्या जो है देखने को ज़्यादा मिलती है जनजातियों की, लेकिन जो इसके बाहर के इलाके हैं यानी मैदानी भाग है तो वहाँ पर ये जनजातियाँ निवास करना पसंद ज़्यादा नहीं करती हैं, ठीक है, क्योंकि ये समाज से कटा रहना पसंद करती हैं। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। तो जिलों में सर्वाधिक संकेंद्रण जो है जनजातियों का वो धार में है, उसके बाद बड़वानी, झाबुआ व छिंदवाड़ा में दिखाई देता है, ठीक है। और इसके बाद जो कुल जनजाति जनसंख्या का 1/3 से अधिक यानी कि लगभग 36% जो है 36.3% जनजाति पेटी के पश्चिमी हिस्से में, यानी कि पश्चिम वाला जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहाँ लगभग 36% जनजाति निवास करती हैं और 1/4 जनजाति लगभग 23.28% दक्षिण मध्य प्रदेश में यानी कि निचले वाले मध्य प्रदेश के भाग में दक्षिण साइड में, और 14% के लगभग जो है पूर्वी भाग में निवास करती हैं, ठीक है। और जो शेष है 26% वो कहाँ, अन्य जिलों में, जो भी बचे ज़िले हैं दक्षिण पश्चिम और पूर्वी को छोड़ के वहाँ पर निवास करती हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जनसंख्या इनकी कितनी है। तो जनजातियों की जो जनसंख्या है मध्य प्रदेश में वो 1,53,00,000 के करीब है लगभग, जैसा कि मैंने आपको शुरू में वही बताया कि 1.5 करोड़ के लगभग मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो वही है कि 1,53,00,000 के जो जनजातियों की जनसंख्या है मध्य प्रदेश में। इसके बाद भारत में सर्वाधिक जनसंख्या, चूँकि मैंने बताया आपको कि मध्य प्रदेश में ही निवास करती है जनजातियों की, ठीक है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनसंख्या कौन सी है, जनजातियों में जनसंख्या कौन सी है, तो भीलों की है, ठीक है। यानी कि जो आपको पता होना चाहिए कि जो भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भारत में जनजातियों की संख्या सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड जो होते हैं भारत में सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जो है भील जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है और गोंड जनजाति जो कि भारत की सबसे अधिक भारत में पाई जाती है, उनका स्थान मध्य प्रदेश में दूसरा है। यानी कि मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर भील पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा और उसके बाद गोंड सेकंड नंबर पर आते हैं, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत जिला कौन सा है, यानी कि जहां सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है प्रतिशत में, तो अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी, यानी कि ये तीनों जिले जो है प्रतिशत के रूप में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या जो है आदिवासियों की पाई जाती है, ठीक है। और अगला जो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन कौन से हैं जहां न्यूनतम पाई जाती है सबसे कम जनजाति जनसंख्या, तो वो है भिंड, मुरैना और दतिया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट भौगोलिक क्षेत्र यानी कि जो भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ जहाँ जनजातियाँ पाई जाती हैं और कौन कौन सी किस क्षेत्र में जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहला है पूर्वी क्षेत्र की जनजातियाँ। पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो पूर्वी क्षेत्र में कोल जनजाति, बैगा जनजाति तथा गोंड जनजाति, ये प्रमुख रूप से पूर्वी क्षेत्र की जनजातियाँ वहाँ पर निवास करती हैं। इसके बाद जो है अगला है दक्षिण क्षेत्र की जनजातियाँ, यानी कि निचले वाले भाग में मध्य प्रदेश के दक्षिण वाले इलाके में भारिया है, कोरकू है, गोंड है और प्रधान जनजाति जो है पाई जाती है। पश्चिम क्षेत्र की जनजातियाँ, अब पश्चिम क्षेत्र में जो कि अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर उस साइड वाला इलाका है, तो उधर जो है भील, भीलाला तथा कोरकू जो है जनजाति प्रमुख रूप से मिलती है। और अन्य क्षेत्रों में जनजातियां मिलती हैं सहरिया, पनिका, खिरवार, जैसे सहरिया जो जनजाति है प्रमुख रूप से वो मध्य प्रदेश के उत्तर वाले क्षेत्र में, यानी कि जैसे ग्वालियर वगैरह वाला क्षेत्र है, शिवपुरी, उधर पाई जाती हैं। सहरिया जनजाति का क्षेत्र है मुख्य रूप से, ठीक है। और जनजातियों का प्रादेशिक वितरण एवं व्यवस्थित अध्ययन की दृष्टि से जनजाति क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है जनजाति क्षेत्रों को, तो पूर्वी जनजाति प्रदेश, जैसा कि ऊपर हमने डिस्कस किया, तो जो कि राज्य की लगभग 14% जनजातियां जनसंख्या निवास करती हैं पूर्वोत्तर में, वो ठीक है। और प्रमुख आदिवासी जिले जो कौन कौन से हैं पूर्वी क्षेत्र में आते हैं, जहां पर ये 14% जनजाति जो है निवास करती है।
तो शहडोल है, सिगरौली है, अनूपपुर है, कटनी है, सीधी जिला है और उमरिया जिला है। इसके बाद प्रमुख जनजाति इस इलाके की पूर्वी जो क्षेत्र की कौन सी प्रमुख जनजाति है, तो कोल जनजाति जो है वो प्रमुख जनजाति है पूर्वी क्षेत्र की। एवं गोंड एवं बैगा भी इस क्षेत्र की जो प्रमुख जनजातियां हैं, ये भी काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं इस क्षेत्र में। और विशेषता क्या है यहाँ की, तो इस क्षेत्र की जनजातियों में साक्षरता जो है 50% के लगभग है, 50% से अपेक्षाकृत अधिक है, ठीक है। परंतु स्त्री पुरुष में साक्षरता दर में काफ़ी अंतर पाया जाता है, यानी कि स्त्रियां जो है जनजातियों में कम पढ़ी लिखी होती हैं और जो पुरुषों में जो है जनसंख्या थोड़ी सी ज़्यादा होती है पढ़े लिखे वालों की, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं अगला, दक्षिणी जनजाति प्रदेश। तो दक्षिणी जनजाति प्रदेश में मध्य प्रदेश में फैली इस पेटी में राज्य की 23.28% जनजाति जनसंख्या निवास करती है। और प्रमुख आदिवासी जिले कौन कौन से हैं दक्षिण के जहाँ पर ये जनजातियाँ निवास करती हैं, तो बैतूल है, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, हरदा है, बालाघाट है, मंडला है, डिंडोरी है। और प्रमुख जनजाति जो यहाँ की कौन कौन सी हैं, गोंड, भारिया, कोरकू और प्रधान। इसके बाद विशेषता यहाँ की क्या है, तो सतपुरा श्रेणी में मिश्रित वनों से संबंधित कार्यों में ये संलग्न है, ठीक है। और यहाँ गोंड जो है सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं दक्षिण वाले इलाके में, ठीक है। इसके बाद पूर्वी जनजाति जो कि यहाँ पर फ्रेंड्स पूर्वी नहीं होगा, यहाँ पर होगा पश्चिमी, पश्चिमी आप कर लीजिएगा, यहाँ पश्चिमी होगा, पश्चिमी जनजाति प्रदेश। तो ये जो जनजातियाँ हैं पश्चिमी वाली, तो ये विशेष रूप से क्या है, राज्य की 1/3 जो जनसंख्या है पश्चिमी में जो 36.27% जनजाति संख्या निवास करती है, तो ये पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है। और यहाँ के प्रमुख आदिवासी जिले कौन कौन से हैं, तो झाबुआ है, बड़वानी है, धार है, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर और रतलाम। और प्रमुख जनजाति इधर की कौन सी हैं, तो प्रमुख जनजाति भील है और अन्य जनजाति भीलाला व कोरकू है, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र की। इसके बाद देखते हैं अन्य जनजाति प्रदेश जो कि मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में पाई जाती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं, तो इन 3 प्रमुख क्षेत्रों के अलावा यानी कि पूर्वोत्तर, दक्षिण भाग और पश्चिम के अलावा जो है बुंदेलखंड में सौर, सौर और एवं खेरवाड़ जनजातियां रहती हैं। उत्तरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, गुना में जो है सहरिया जनजाति का निवास है। और मवासी जनजाति का जो संकेंद्रण है वो कहाँ पर है, तो छिंदवाड़ा में है मवासी जनजाति का संकेंद्रण, ठीक है। और पनिका और खेरवाड़ बघेलखंड एवं बुंदेलखंड क्षेत्रों में फैले हुए हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला, अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, यानी कि अनुसूचित जनजातियां जो है उनके लिए कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं जो है सरकारों के माध्यम से चलाई गई हैं, अभी चलाई जा रही हैं, ठीक है। तो पहला है अंत्योदय जो कार्यक्रम, ये कब चालू किया गया था, तो इसका प्रारंभ जो हुआ था 1 नवंबर 1990 को हुआ था। और उद्देश्य क्या था इसका, सभी क्षेत्रों में जनजातियों का समग्र विकास करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। और दूसरा जो है पंचधारा योजना, पंचधारा योजना में जो है पंचधारा योजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1990 में, यानी कि 1990 में इसका भी प्रारंभ हुआ था। और उद्देश्य क्या था, आदिवासी महिलाओं का जो है उत्थान, यानी कि उनको आगे बढ़ाना, ठीक है। इसके बाद इसके अंतर्गत जो है पंचधारा योजना के अंतर्गत आदिवासी महिलाओं के लिए 5 योजनाएं चल रही हैं। कौन कौन सी, पहला तो है ग्राम्या, ठीक है, स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण देना किसको, महिलाओं को, ग्राम्या योजना के तहत। इसके बाद जो अगला पॉइंट है कल्प वृक्ष जो है रेशम कीट पालन का प्रशिक्षण जो है इसके तहत दिए जाने का प्रावधान है। और सामाजिक पेंशन प्रदान करना जो है इसमें किया जाता है। और इसके बाद वात्सल यानी कि प्रसूति सहायता, वात्सल योजना के तहत जो है प्रसूति सहायता दी जाती है, यानी कि किसी भी यदि जनजाति महिला को जो है बच्चा होता है तो उसे प्रसूति सहायता, उसमें कुछ पैसे जो है आर्थिक रूप से उसकी मदद की जाती है। और आयुष्मती योजना के तहत बेसहारा विधवाओं और परित्यक्ताओं को जो है क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा कुछ सहायता प्रदान की जाती है। इसके बाद अगला है जीवन ज्योति योजना। जीवन ज्योति योजना में क्या है, तो आदिवासियों को उनके घर के निकट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना जो है जीवन ज्योति योजना के तहत जो है सरकार के माध्यम से प्रयास किया गया है। और शंखनाद योजना में जो है
इसका प्रारंभ हुआ था 26 जनवरी 1997 को। और इसका उद्देश्य क्या था, तो स्कूलों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के लिए सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना जो है शंखनाद योजना का मेन मकसद था। ठीक है। इसके बाद है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना में क्या है, तो इसका प्रारंभ जो है 25 सितंबर 2004 को किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है, तो जनजातियों के उपचार के लिए सरकार के द्वारा व्यवस्था करना, यानी कि जनजातियों के यदि कोई उपचार चाहिए तो उससे रिलेटेड व्यवस्था सरकार के माध्यम से इसमें की जाती है। ठीक है। और इसके बाद है अगला देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या है कि अरुणिमा, ये वाला क्वेश्चन जो है ये यहाँ पर, ये वाला अब नहीं देखेंगे, ये इसमें थोड़ा गलत है, इसके नीचे देख चलते हैं। ठीक है। तो चलते हैं नीचे देखते हैं अरुणिमा योजना। अरुणिमा योजना जो है इसके तहत क्या है, तो इसके तहत है उद्देश्य इसका क्या है, अनुसूचित जनजाति को स्वास्थ्य के प्रति जो है जागरूक करना तथा उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रबंध करना जो है अरुणिमा योजना का लक्ष्य है। ठीक है। और देवी अहिल्या योजना जो है क्या है, तो इसमें प्रारंभ इसका 1996 से 1997 के बीच में हुआ था। और मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा जो है देवी अहिल्या योजना जो है प्रारंभ की गई। और मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा जो है वर्ष 1996 से 1997 जो है में यह राष्ट्रीय सम्मान आदिवासी लोक एवं पारंपरिक जो है कलाओं के क्षेत्र में महिला कलाकारों की सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। यानी कि महिलाओं के माध्यम से यदि कोई ऐसा कार्य जो है कला के क्षेत्र में किया गया है जो कि सराहनीय है, तो उसमें क्या है कि मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा देवी अहिल्याबाई पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं गोंड जनजाति। गोंड जनजाति जो है इसकी उत्पत्ति क्या है, अब हम एक एक करके सारी जनजातियों को बारे में जो है डिटेल में देखेंगे, उनकी आर्थिक विशेषताओं, सामाजिक विशेषताओं और सभी प्रकार की जो विशेषताएं हैं और इनकी उत्पत्ति क्षेत्र, ये सभी को एक एक जनजाति को देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें है गोंड जनजाति। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो गोंड जो है शब्द की उत्पत्ति तेलुगु शब्द कोंड से हुई है, जिसका अर्थ है पहाड़। चूँकि ये लोग पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं, अतः इन्हें गोंड की संज्ञा दी गई है। ठीक है। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जाति समूह से संबंधित हैं, जो मूलतः द्रविड़ियन समूह है। ठीक है। इसके बाद गोंड जनजाति भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जो है या सबसे बड़ी जनजाति है तथा मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है है, यानी कि देश की तो सबसे बड़ी जनजाति है लेकिन मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, क्योंकि भील सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश की है। ठीक है। और जो संस्कृति संपन्न और प्रभाव की दृष्टि से मजबूत जनजाति है कौन, गोंड। और भौगोलिक वितरण इसका कहाँ है, तो गोंड जनजाति के लोग जो है लगभग प्रदेश के समस्त जिलों में पाए जाते हैं, परंतु नर्मदा के दोनों ओर विंध्य तथा सतपुड़ा के पहाड़ी क्षेत्रों में इनकी बसाहट सघन है, जिनमें बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सागर, मंडला, दमोह आदि जिले आते हैं। और गोंडों की जो है उपजातियां जो है कौन कौन सी है प्रमुख रूप से, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसे ध्यान रखें कि व्यवसाय के आधार पर यदि वर्गीकृत किया जाए गोंडों की उपजातियों को, तो अगरिया है, जो कि कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अगरिया जो जनजाति है ये क्या कार्य करती है, तो लोहे का काम करने वाला वर्ग जो होता है गोंडों में वो क्या कहलाता है, तो अगरिया कहलाता है। और प्रधान जो है मंदिरों में पूजा पाठ करने और पुजारी का कार्य करने वाले प्रधान कहलाते हैं। और ओझा जो है ये पंडिताई एवं तांत्रिक क्रिया करने वाले ओझा कहलाते हैं। और कोयला भूतिस यानी कि नाचने गाने वाले जो होते हैं वो कोयला भूतिस कहलाते हैं। और बढ़ईगिरी का कार्य करने वाले क्या कहलाते हैं, तो सोल्हास। और निवास के आधार पर वर्गीकरण किया जाए यदि गोंडों की उपजातियों का, तो कौन कौन से हैं, तो राजगोंड किसे कहते हैं, ये लोग भूस्वामी होते हैं जिन्हें राजगोंड कहते हैं, और यानी कि खुद की इनकी भूस्वामी होती जमीन होती है। ठीक है। और धुरगोंड यह गोंडों का साधारण वर्ग है। और मोरिया या फिर मरिया ये कौन है, तो यह अत्यंत पिछड़ी जनजाति हैं, गोंड जो है वर्ग के अंतर्गत आने वाली है गोंड जनजाति की उपजातियों में। ठीक है। और शारीरिक विशेषताएं क्या होती हैं गोंड जनजातियों की, तो इनकी शारीरिक विशेषताएं में शारीरिक संगठन इनका संतुलित होता है, त्वचा एवं बालों का रंग काला होता है तथा
दाढ़ी मूंछों में बालों की संख्या कम होती है, चौड़ा चेहरा एवं नाक जो है चपटी होती है। ठीक है, इसके बाद इसकी जो जनजातियों की सामाजिक विशेषता देख लेते हैं कि क्या क्या है सामाजिक विशेषता में। तो सामाजिक विशेषता में है परिवार जो है पितृसत्तात्मक होता है, वंश पिता के वंश के आधार पर चलता है। ठीक है, और इनमें विवाह के कई तरीके प्रचलित हैं। इनमें से भी कई क्वेश्चन ये बनता है कि कौन कौन से जो है, जैसे मान लीजिए दूध लोटावा, कई बार क्वेश्चन बनता है कि दूध लोटावा किस जनजाति का प्रमुख जो है विवाह जो है तरीका है। ठीक है, तो दूध लोटावा है, चढ़ विवाह है, पठौनी विवाह, लमसेना विवाह, ये सभी जो है प्रमुख रूप से इनमें पाए जाने वाले विवाह की प्रचलित पद्धतियां हैं किसकी, गोंड जनजाति की। ठीक है, और ये लोग वस्त्रों का कम प्रयोग करते हैं गोंड जनजाति के लोग, और प्रौढ़ जो है यानी कि बूढ़े लोग जो हैं गोंड बंडी, जो प्रौढ़ गोंड जो होते हैं वो बंडी पहनते हैं। स्त्रियां चोली नहीं पहनती हैं तथा छाती का भाग खुला रहता है। स्त्रियां आभूषण एवं गुदना प्रिय होती हैं, यानी गुदना गुदवाने का कार्य जो इनको बहुत पसंद होता है, और कभी कभी मोर के पंख एवं जानवरों के सींग भी लगाती हैं ये। ठीक है, आर्थिक विशेषताएं क्या है इनकी, तो आर्थिक विशेषताएं जो है जीविकोपार्जन हेतु यानी कि जीवन जीने हेतु ये कृषि, शिकार एवं वनोपज यानी कि वन से जो निकलने वाले उपज को एकत्रण करती हैं और उन पर निर्भर करती हैं। ठीक है, और कुछ अस्थायी कृषि या झूम के जो है खेती भी करती हैं ये जनजातियां, और ये झोपड़ियों में रहते हैं तथा झोपड़ी के निर्माण में मुख्यतः घास फूस, बांस एवं मिट्टी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद है धार्मिक विशेषताएं। गोंडों की जो धार्मिक विशेषताएं हैं ये क्या है, तो गोंडों के कई स्थानीय देवता होते हैं। कौन कौन से, तो जो गोंडों के स्थानीय देवता हैं ये ठाकुर देव, नारायण देव, धमसेन देव, माता बाई, दूल्हा देव आदि इनके जो है प्रमुख देवता हैं। ठीक है, जिनका ये पूजा करते हैं। अब सांस्कृतिक विशेषताएं, इनकी सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है गोंड जनजातियों की, तो उनके प्रमुख पर्व जो कि बिदरी पूजा, बकपंथी, हरदीली, नवाखानी, जवारा, मेघनाद, कर्मा, मड़ई एवं छेरता हैं। ठीक है, इसके बाद है प्रमुख नृत्य इनका और लोक नाट्य कौन कौन से हैं, तो कर्मा, सेला, भड़ोनी, कहरबा, सजनी, सुआ, हरिडीली प्रमुख नृत्य हैं इनके, और स्वांग, गम्मत या तमाशा इनके जो है मुख्य लोक नाट्य हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट जनजाति जो कि भील जनजाति है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम डिटेल में देखते हैं। तो यह मध्य प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश की प्रथम तथा भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, और इसके बाद इसकी उत्पत्ति जो है, भील शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द भिल्ल से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, धनुष। ठीक है, यानी धनुष आपको पूछा जा सकता है कि जैसे गोंड की जो उत्पत्ति हुई है कोंड शब्द से हुई है जिसका अर्थ पर्वत होता है, ठीक वैसे ही जो भील शब्द की उत्पत्ति भिल्ल से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है, तो धनुष। ठीक है, चूँकि भील तीर कमान का प्रयोग करते हैं और इस विधा में पारंगत होते हैं, अतः इन्हें भील कहा गया है। ठीक है, और भील अपने को महादेव का वंशज मानते हैं, यानी कि शंकर भगवान यानी महादेव, ठीक है, शंकर जी का ये वंशज मानते हैं भील अपने आप को। तो ये क्वेश्चन भी कई बार बना है एग्जाम्स में कि जो भील है वो किसे अपना वंशज मानते हैं, जो है किसे अपना किसको अपना मानते हैं कि वे उनके वंशज हैं, तो यानी कि महादेव के। ठीक है, भौगोलिक वितरण क्या है, तो भीलों का निवास जो है प्रदेश के पश्चिमी हिस्से यानी कि धार, झाबुआ, खरगोन, अलीराजपुर एवं बड़वानी जिले में है। और भीलों की जो है उपजातियाँ कौन कौन सी हैं, तो भीलों की उपजातियाँ हैं भीली, भिलाला, बरेला, पटलिया, रथियास एवं बैगास। ठीक है, ये सभी जो है प्रमुख रूप से भील की उपजातियाँ हैं। और शारीरिक विशेषताएं इनकी क्या क्या हैं, तो भील जनजाति के लोगों का कद जो है नाटा होता है। सामान्यतः इनकी ऊंचाई 4 से 5 फुट के मध्य होती है, और शरीर एवं बालों का रंग काला तथा घुघराले केस, चपटी नाक, चौड़ा चेहरा, बड़े नथुने और गठीला बदन होता है। ठीक है, और भील प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और सामाजिक विशेषताएं क्या क्या हैं इनकी, तो परिवार पितृसत्तात्मक होते हैं, इनमें संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है, और इनमें विवाह के कई तरीके प्रचलित हैं, जैसे मगनी है, घर जमाई है, अपहरण है, नतारा, घर घुस्सी, भगोरिया विवाह, ये सभी जो है इनकी जो सामाजिक विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं।
और आर्थिक विशेषताएं क्या है, तो भील प्रायः जो क्या होते हैं, कृषक होते हैं, यानी कृषि का कार्य जो है इनके माध्यम से किया जाता है, और कुछ लकड़हारे व श्रमिकों का कार्य भी करते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है भील वनों को काट कर व जलाकर खेती करते हैं, और उसे क्या कहा जाता है, तो दहिया कहा जाता है, दहिया कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है कि जो भीलों के द्वारा काट कर जलाकर खेती की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे दहिया कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये धार्मिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं इनकी। तो भीलों के सबसे बड़े देवता कौन से हैं, महादेव, क्योंकि ये अपने आप को वंशज मानते हैं महादेव का, और भील धनुष को ही अपना आराध्य मानते हैं। भील की धार्मिक स्थिति पर हिंदुओं के संपर्क का अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। और सांस्कृतिक इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, तो भील जो हैं दशहरा, दीपावली आदि उत्साह से मनाते हैं, और इनके अपने भी कुछ पारंपरिक त्यौहार हैं, जैसे कि गल, भगोरिया, नवई, चलावड़ी, जतारा आदि। ठीक है, और होली के पूर्व 7 दिनों तक लगने वाला भगोरिया मेला तो विश्व प्रसिद्ध है, यानी कि जो भगोरिया मेला है ये जो है विश्व प्रसिद्ध मेला है, जो कि भीलों का जो है एक प्रकार से भीलों के माध्यम से लगाया जाता है। ठीक है, और सब होली के 7 दिन पूर्व से ही ये लगता है। ठीक है, कोरकू जनजाति जो है इसकी उत्पत्ति जो है, कोरकू मध्य प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति है, और कोरकू का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मनुष्यों का समूह, यानी कि मनुष्य का समूह जो है कोरकू जनजाति का एक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ। ठीक है, कोरकू जो है मुंडा या कुलरियन जनजाति की शाखा है, और उन्हें राजदूत वर्ग का माना जाता है, किसको, कोरकू को। ठीक है, और भौगोलिक वितरण इनका कहाँ है, यानी कि ये निवास करती हैं कोरकू जनजातियाँ, तो छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा व जबलपुर जिलों में इनकी उपस्थिति है, किसकी, तो जो है कोरकू जनजाति की। ठीक है, इसके बाद है कोरकू की उपजातियाँ। ऐसे कोरकू जो भूस्वामी होते हैं राज कोरकू कहलाते हैं, और सामान्य कोरकू पुथरिया कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, कि जो है कोरकू जो सामान्य कोरकू है वो क्या कहलाते हैं, तो वो पुथरिया कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद पुथरिया, दुलारिया, बोबई, बुंडई, रूमा, पठारिया आदि जो है इनकी जनजातियाँ की उपजातियाँ हैं। ठीक है, शारीरिक विशेषताएं इनकी क्या है कोरकू की, तो इनका रंग काला, आंखें काली, नाक कुछ चपटी, नथुने फूले हुए, होठ मोटे तथा चेहरा गोल होता है। नाक चौड़ी होते हुए भी निग्रो लोगों से भिन्न होती है। ठीक है, इसके बाद सामाजिक विशेषताएं क्या है इनकी, तो कोरकू पितृसत्तात्मक होते हैं, ये गोत्र चिन्ह या टोटम से बंधे होते हैं। इनमें जो है समगोत्री विवाह वर्जित होता है, यानी कि समान गोत्र के लोग जो है कोरकू में विवाह नहीं कर सकते हैं, और इनमें विवाह संबंध में कन्या मूल चुकाना पड़ता है, यानी कि यदि विवाह हो रहा है कोरकुओं में तो कन्या का मूल चुकाया जाता है, कि कन्या जो है विवाहित होकर जा रही तो कन्या का मूल चुकाया जाता है। ठीक है, और इनका यानी कि लड़के वाले पैसे चुकाते हैं तब जाके इनमें विवाह होता है। ठीक है, और इनका पहनावा साधारण होता है, पुरुष सूती बंडी, कुर्ता एवं धोती पहनते हैं। और आर्थिक विशेषताएं क्या क्या है इनकी, तो इन लोगों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन जो है क्या है, कृषि है, यानी कि ये जो कोरकू जनजाति है, कोरकू जनजाति स्वयं कृषक या कृषि श्रमिकों के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं, और भूस्वामी कोरकू को राज कोरकू तथा शेष कोरकू को पोथरिया कोरकू कहते हैं। और धार्मिक इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, तो जो धार्मिक विशेषताएं हैं कोरकुओं की, तो कोरकू स्वयं को क्या मानते हैं, हिंदू मानते हैं कि, और सामान्यतः वे सभी पर्व त्यौहार मनाते हैं जो हिंदुओं के हैं, यानी कि कोरकू जनजाति जो होती है अपने आप को हिंदू मानती है, और जितने भी त्यौहार जो हिंदुओं के द्वारा मनाए जाते हैं वो भी कोरकू के द्वारा भी मनाए जाते हैं। ठीक है, और इनमें जो है प्रथा है मृतकों को दफनाने की प्रथा इनमें प्रचलित है, यानी कि मृतकों को इनमें दफनाया जाता है, और उनकी याद में लकड़ी के स्तंभ का निर्माण ये करते हैं। ठीक है, उनकी याद के लिए। ठीक है, और जिसे क्या कहा जाता है, तो सिडौली प्रथा कहते हैं कोरकुओं में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार कि कोरकुओं में जो प्रथा मृतकों को दफनाने की पाई जाती है उसे कौन सी प्रथा कहा जाता है, तो सिडौली प्रथा कहा जाता है।
अब हम देखते हैं कि अगरिया जनजाति के बारे में, जो कि जो है गोंडों की एक उप जनजाति है। कौन सी? अगरिया जनजाति। तो इसकी उत्पत्ति जो है कैसे होती है? तो अगरिया गोंडों की ही एक शाखा है। जैसा कि हमने ऊपर ही देखा कि गोंड जो है उनकी एक उपजाति जो है कौन? अगरिया है। और इस जनजाति का मुख्य कार्य क्या होता है? लोहा गलाना एवं लोहे की सामान जो है बनाना होता है अगरिया लोगों का। ठीक है। और भौगोलिक वितरण इनका कहाँ कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के बालाघाट, सीधी, शहडोल, मंडला एवं डिंडोरी आदि जिलों में जो है इनका वितरण है अगरिया का। और सामाजिक जो इनकी विशेषताएं हैं इनमें कौन कौन सी हैं? तो इनमें गोदने गुदवाने की प्रथा प्रचलित है और बहु विवाह में वधु शुल्क लिया जाता है, यानी कि यदि लड़की वाले पैसे नहीं देते हैं दहेज, बल्कि लड़के वाले दे के विवाह का में वधु का मूल चुकाते हैं, तब इनमें शादी होती है। ठीक है। और इनमें विधवा विवाह जो है प्रचलित प्रथा भी पाई जाती है विधवा विवाह की। और विवाह में उड़द की दाल का प्रयोग जो है इनमें शुभ माना जाता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं आर्थिक विशेषताएं। आर्थिक विशेषताएं जो है पारंपरिक तौर पर लौह अयस्क का पिघलाकर लोहे के शिल्प, कृषि उपकरण और औजार बनाने वाली ये जनजातियां हैं। ठीक है। और इनकी धार्मिक विशेषताएं क्या क्या हैं? तो प्रमुख देवता इनके लोहासुर हैं, जिनका निवास जो है धधकती हुई भट्टियों में माना जाता है। और अगरिया लोग अपने देवता को काली मुर्गी की जो है भेंट चढ़ाते हैं। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कोल जनजाति। कोल जनजाति जो है इसकी उत्पत्ति, कोल शब्द की उत्पत्ति मुंडारी के हो तथा अथवा होरो से हुई है, जिसका अर्थ है मानव। अतः यह अपना संबंध जो है सबरी से बताते हैं, यानी कि कोल जनजाति जो है अपना संबंध किससे बताते हैं? सबरी से बताते हैं। यानी कि जिसने जो है रामायण काल में क्या किया था? तो रामायण काल में जिस सबरी ने जो है श्री राम भगवान को जो है अपने जूठे बैर खिलाए थे, उन्हीं सबरी की ये जो है क्या करते हैं? अपना संबंध बताते हैं कोल जनजाति के लोग अपना। ठीक है। इसके बाद देखते हैं भारत की बड़ी तथा प्राचीन जनजातियों में से एक जनजाति है ये, और ये ऑस्ट्रिक परिवार से ये संबंधित है। और कोल जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, मत्स्य पुराण, महाभारत एवं रामायण आदि प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। ठीक है। और भौगोलिक वितरण जो है इनका कहाँ कहाँ है? तो कोल मध्य प्रदेश के विंध्य कैमूर श्रेणियों के मूल निवासी हैं तथा रीवा को अपनी रियासत बताते हैं। अतः यह मुख्य रूप से रीवा, सतना, जबलपुर, सीधी एवं शहडोल जिलों में पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद उपजातियाँ इनकी कौन कौन सी हैं? तो रोहिया, रौतेला, भड़तिया, दसौरा, मवासी, ठाकुरिया आदि इनकी जो है कोल जनजाति के अंतर्गत आने वाली उपजातियां हैं। और शारीरिक विशेषताएं क्या है कोल जनजातियों की? तो कोल जनजाति के लोगों का रंग और बाल काले, कद मध्यम, होठ मोटे तथा माथा उभरा हुआ होता है। और इनकी सामाजिक विशेषताएं क्या है? तो सामाजिक विशेषताएं यह पितृसत्तात्मक जनजाति हैं, परंतु महिलाओं को भी कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों की जो है आज़ादी है। और कोल जनजाति के कई गांवों की एक पंचायत होती है, जिसे क्या कहा जाता है? गोहिया पंचायत। ये क्वेश्चन भी कई बार एमपीपीएससी और अन्य एग्जाम में जो है 1 नंबर में पूछा जा चुका है कि जनजाति के कई गांवों की जो पंचायत होती है, कोल जनजाति में पंचायत जो होती है गांवों में, उसे क्या कहा जाता है? तो गोहिया पंचायत कहा जाता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कोल अन्य जनजातियों की तुलना में पूरे वस्त्र पहनते हैं तथा महिलाओं का गहनों के साथ गोदना जो है मुख्य आभूषण होता है, यानी कि गोदना गोदवाने का कार्य भी जो है कोल जनजातियों में किया जाता है। ठीक है। और आर्थिक विशेषताएं क्या है इनकी? तो कोल प्रायः कृषि श्रमिक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं या जीवन यापन करते हैं, और पुरुष केवल बुवाई का कार्य करते हैं तथा अन्य कार्य जो है महिलाएं करती हैं इनमें। और धार्मिक विशेषताएं क्या क्या है इनकी? तो यह जनजाति धर्म पर अटूट विश्वास रखती है। कौन सी धार्मिक विशेषताएं इनमें तो आती है? तो अटूट विश्वास रखती है यह जनजाति। और कोल जो है पूर्णतः हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो है जीवन यापन करते हैं। यह लोग सूर्य, चंद्र, इंद्र, पवन तथा गंगा, यमुना आदि नदियों की पूजा करते हैं। और इनके प्रमुख जो देवता हैं वो दूल्हा देव, बैरम देव तथा बड़े देव हैं। और इनकी सांस्कृतिक विशेषताएं क्या क्या हैं? तो कोल कला संस्कृति संपन्न जनजाति है, और इनका प्रमुख आदिम नृत्य जो है कोल तथा दहका प्रसिद्ध है। कोल संगीत के शौकीन होते हैं तथा इनके घरों में जो है वाद्य यंत्र पाए जाते हैं। ठीक है।
तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सी जनजाति जो है संगीत की शौकीन होती है और उनके यहाँ वाद्य यंत्र मिलते हैं, तो कोल जनजाति ऐसे संगीत के जो है शौकीन होते हैं। अगला है पनिका जनजाति। पनिका जनजाति जो है इसकी उत्पत्ति जो है पनिका जनजाति की द्रविड़ प्रजाति के सदस्य होते हैं, ठीक है। और पनिका लोगों की मान्यता है कि कबीर का जन्म जल में हुआ था तथा इनका पालन पोषण एक परिका यानी कि पनिका नाम की महिला ने किया था। यह कबीर पंथी होते हैं, यानी कि जो पनिका जनजाति होती है ये कबीर पंथी होते हैं, ठीक है, यानी कबीर पंथ को मानने वाले होते हैं। और भौगोलिक वितरण इनका जो है यह मध्य प्रदेश के सीधी, रीवा, शहडोल, उमरिया आदि जिलों में ये पाए जाते हैं। और इनका शारीरिक विशेषताएं क्या क्या हैं, तो पनिका जनजाति के लोग सामान्य कद वाले और सांवले होते हैं। और सामाजिक विशेषताएं क्या है इनकी, तो यह पितृसत्तात्मक होते हैं तथा पनिका जनजाति कई गोत्रों में बटी हुई है जिनको कुर कहा जाता है, ठीक है। और कुर का अर्थ क्या है, कुली से है, और कई कुर मिलकर कुरहा बनाते हैं। और कुरहा के लोग आपस में विवाह नहीं करते, यानी कि जैसे कि समगोत्री विवाह वर्जित है, इसी तरह से इनमें जो है कुरहा के लोग जो है आपस में कई जो कुर मिल के कुरहा बनते हैं तो उनमें कुरहा के लोग आपस में विवाह नहीं करते हैं, ठीक है। और आर्थिक विशेषताएं क्या क्या हैं इनकी, तो आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि व्यवसाय तथा वस्त्र बुनाई पर आधारित है। इसके अतिरिक्त जीवन यापन के लिए मजदूरी, बांस के बर्तन बनाना, आखेट आदि का कार्य करते हैं, ठीक है। धार्मिक विशेषताएं इनकी क्या क्या हैं, तो पनिका लोगों पर हिंदू धर्म का व्यापक प्रभाव है और हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ यह सूर्य, इंद्र, हनुमान, दूल्हा देव, बूढ़ी माता, हुल्की बाई आदि की भी पूजा करते हैं। और इनकी सांस्कृतिक विशेषताएं क्या क्या हैं, तो पनिका लोगों की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति है। इनमें समगोत्री विवाह नहीं होते बल्कि बहिन गोत्री विवाह प्रचलित है, यानी कि एक परिवार में यदि एक लड़का लड़की हैं और एक दूसरे परिवार में भी लड़का लड़की हैं तो इनमें बहनों बहनों की आपस में दो लड़कों से शादी हो सकती है, ठीक है। वधू मूल्य प्रथा भी पाई जाती है इनमें, यानी कि वधू का मूल्य चुकाकर शादी की जाती है। प्रमुख विवाह लमसेना, घुसपैठिया, देवर भाभी आदि प्रचलित है। इसके बाद है बंजारा जनजाति। बंजारा जनजाति की उत्पत्ति जो है, बंजारा एक प्राचीन यायावर यानी कि घुमंतु जनजाति है जो कि मूलतः राजस्थान के माने जाते हैं। और इनका भौगोलिक वितरण जो है यह प्रदेश के निमाड़, मालवा तथा मंडला आदि जिलों में स्थायी रूप से पाए जाते हैं। और शारीरिक विशेषताएं इनकी कौन कौन सी है, तो यह नाक नक्शे से सुंदर तथा इनका बदन जो है गठीला होता है। और सामाजिक विशेषताएं क्या क्या हैं, तो बंजारे गांव के बाहर मूलतः गांव से थोड़ी दूरी पर निवास करते हैं जिसे टांडा कहते हैं, ठीक है, यानी जहां पर ये निवास करते हैं गांव से थोड़ी दूरी पर तो उसे क्या कहते हैं, टांडा कहते हैं। और टांडे का प्रधान अथवा सरदार नायक कहलाता है जिसका आदेश सभी के लिए बाध्य होता है। और आर्थिक विशेषताएं क्या है इनकी, तो बंजारा जनजाति की प्रमुख व्यवसाय क्या है, पशुचारण है तथा ये मजदूरी भी करते हैं। और यह कंघी के आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन टॉप मोस्ट क्वेश्चन है कि कंघी के आविष्कारक के रूप में किस जनजाति को जाना जाता है, तो बंजारा जनजाति को जाना जाता है कंघी के आविष्कारक के रूप में। तथा व्यापारिक कार्य जो है कार्य करने को वाले को जो क्या कहते हैं, बालद कहते हैं, ठीक है। और धार्मिक विशेषताएं क्या है इनकी, तो यह हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा करते हैं जैसे राम, कृष्ण, दुर्गा, शिव आदि। और इनके ऊपर सिख धर्म का प्रभाव भी सर्वाधिक है। यह गुरु नानक और गुरु ग्रंथ साहिब के अनुयायी होते हैं, यानी कि हिंदुओं को तो भी मानते ही हैं तथा इन पर जो है सिख धर्म का भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, ठीक है। और इनकी सांस्कृतिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो बंजारा एक संस्कृति संपन्न जनजाति है और प्रारंभ से इनकी रुचि संगीत व नृत्य की ओर रही है। इनके प्रमुख नृत्य जो है तलवार और डंडा बेली है। और बंजारों का जो प्रमुख त्यौहार है ये क्या है, तो गणगौर है। ये होली, दशहरा व दीपावली भी मनाते हैं। अब देखते हैं बैगा जनजाति। बैगा जनजाति जो है द्रविड़ वर्ग की जनजाति है और जिसे अत्यंत पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है बैगा को। उत्पत्ति इसकी कैसे होती है, तो बैगा मूलतः दक्षिण भारतीय जनजाति है। यद्यपि बैगा को द्रविड़ प्रजाति की आदिम जाति कहा जाता है किंतु यह भूमिका जनजाति की एक उप शाखा है।
और कालांतर में बैगाओं की अपनी एक स्वतंत्र पहचान है, ठीक है। प्राचीन समय में भी इनकी एक स्वतंत्र पहचान है, ठीक है, प्राचीन समय से ही। और भौगोलिक वितरण इनका कहाँ कहाँ ये पाई जाती है, तो सतपुड़ा एवं मेकल पर्वत श्रृंखला के मध्य बैगा आबादी को भरपूर बसाहट मिली हुई है। और मुख्यतः मंडला, बालाघाट, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया जिलों में ये निवास करती है। और मंडला जिलों में बैगाओं के 80 से ज़्यादा गांव हैं जिन्हें बैगाचक कहा जाता है, ठीक है। इनकी उपजातियां कौन कौन सी हैं बैगा की, तो बिझबार, नतोरिया, भतोरिया, नहर, रायमैना, कठमैना आदि। सामाजिक विशेषताएं क्या क्या है इनकी, तो बैगा जो है पितृसत्तात्मक समुदाय के हैं, यानी कि पिता जो है उसका मुखिया होता है परिवार का, ठीक है। जैसा कि ज़्यादातर जनजातियों में यही प्रथा जो है पाई जाती है। और बैगा समाज में पुरुषों के द्वारा बनाए गए कानून व सामाजिक मान्यताएं प्रभावी रहती हैं, ठीक है। जो भी पुरुषों के द्वारा नियम कानून सामाजिक मान्यताएं बना जाती हैं वही प्रभावी देखने को मिलती हैं बैगा समाज में। और ये जंगलों में निवास करते हैं, इस कारण इनका रहन सहन सादा है और ये बहुत कम कपड़े पहनते हैं, ठीक है। आर्थिक विशेषताएं क्या है इनकी, तो बैगा अपनी आजीविका के लिए जंगल के उत्पादों, खेती, किसानी और मजदूरी पर निर्भर होते हैं। ये लोग मुख्यतः झूम खेती करते हैं जिसे दाही, पोंडू या फिर बेवार कहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है एक बार कि जो है बैगा समाज के द्वारा जो भी खेती की जाती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बेवार कहा जाता है, ठीक है, या फिर दाही, पोंडू। ये लोग सामान्यतः बैलों का प्रयोग करते हैं परंतु कुछ बैगा बैलों का प्रयोग दूसरे व्यक्तियों से लेकर करते हैं। उन्हें उपज का आधा भाग देना पड़ता है। यह प्रथा जो है बोड़ा कहलाती है। तो ये कई ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। जैसे कृषि को क्या कहा जाता है, तो बेवार कहा जाता है। और जो आधी उपज देना होता है, अधिया में जो दिया जाता है उसे बोड़ा कहा जाता है बैगा में। बैगा जो है कुशल शिकारी भी होते हैं। अब इनकी विशेषताएं, धार्मिक विशेषताएं क्या है, तो इनके प्रमुख देवता बूढ़ा देव हैं और इनकी मान्यता है कि ये साल वृक्ष पर निवास करते हैं। और बैगा लोग गांव की रक्षा के लिए ठाकुर देव एवं व्यापारियों से रक्षा के लिए दूल्हा देव की पूजा करते हैं, ठीक है। और मृतकों को प्रायः दफनाया जाता है, किंतु बुजुर्गों एवं विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मान स्वरूप दाह संस्कार किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है सांस्कृतिक विशेषताएं। सांस्कृतिक विशेषताएं जो है यह कलाप्रिय जनजाति है। कर्मा, सैला, परधौनी, फाग आदि नृत्य, गीत और दीवारों पर मिट्टी और रंग के अलंकरण इनकी कला परंपरा का हिस्सा है। और ये विश्व की सर्वाधिक गुदना प्रिय जनजाति है। कौन, बैगा। ये एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जो है गुदना प्रिय जनजाति किसे है, कौन सी है, तो बैगा है, ठीक है। कोल संगीत के शौकीन होते हैं और तथा इनके घर में, यहाँ पर ये फ्रेंड्स जो है ये वाला लाइन गलत है, ये गलती से यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो आप ऊपर तक देखेंगे बैगा वाला। इसके बाद चलते हैं कि आगे देखते हैं क्या है भारिया जनजाति। भारिया जनजाति जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो भारिया शब्द का अर्थ है भार ढोने वाला। और यह गोंड जनजाति की एक शाखा है जो द्रविड़ियन परिवार की जनजाति में शामिल है। और इसका भौगोलिक वितरण जो है कैसे है भारिया जनजाति का, तो ये मुख्यतः राज्य के छिंदवाड़ा और कुछ आबादी जबलपुर जिले में है इनकी। और पातालकोट के भारिया आज भी आधुनिक सभ्यता से पूरी तरह अपरिचित हैं। यहाँ तक कि 1981 की जनगणना में पातालकोट के भारियों को जो है जंगलियों के जंगली कहा गया है, यानी कि जंगली जो होते हैं उनसे भी कई गुना जंगली क्यों कहा गया है, क्योंकि ये पूरी तरह से जो है बाहरी आबादी या आधुनिक सभ्यता से एकदम से अपरिचित हैं, ठीक है। और कहाँ रहते हैं ये, तो छिंदवाड़ा के पातालकोट वाले इलाके में। और कुछ आबादी इनकी जबलपुर में भी देखने को मिलती है, ठीक है। शारीरिक विशेषताएं इनकी क्या है, तो भारिया मध्यम कद, छरछरे बदन एवं काले रंग के होते हैं। और इनकी नाक सुडौल तथा देखने में सुंदर होती है। सामाजिक विशेषताएं क्या है, तो भारिया समाज पितृसत्तात्मक एवं रूढ़िवादी समाज है। और सगोत्र विवाह इनमें वर्जित है, यानी कि सम गोत्र वाले विवाह जो है समान गोत्र के लोगों के बीच विवाह इनमें वर्जित है। ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह को इनमें शुभ माना जाता है। और भारियाओं में जो है विवाह के 4 प्रकार पाए जाते हैं। कौन कौन से, मगनी विवाह, लमसेना विवाह, राजी बाजी विवाह, विधवा विवाह। अब इनकी आर्थिक विशेषता क्या है, तो भारिया प्रारंभ में अस्थायी खेती करते थे जिसे क्या कहा जाता था, तो दहिया कहते हैं। लघु वनोपज एवं जड़ी बूटियों का संग्रह इनके पारंपरिक आर्थिक स्रोत हैं।
और अब देखते हैं सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति जो है, इनकी उत्पत्ति सहरिया कोलरियन परिवार की अत्यंत पिछड़ी जनजाति है और शासन द्वारा इसे अत्यंत पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। किसको? सहरिया जनजाति को। ठीक है, जैसे कि बैगा, सहरिया और भारिया, ये तीनों विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति घोषित की गई हैं सरकार के माध्यम से। और भौगोलिक वितरण इनका कहाँ है सहरिया का? तो ये मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम अंचल में, खासकर गुना, शिवपुरी, दतिया, श्योपुर, भिंड, मुरैना क्षेत्रों में निवास करते हैं और ग्वालियर संभाग में इनका घनत्व सर्वाधिक देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे है सामाजिक विशेषताएं इनकी क्या है सहरिया की। तो सहरिया जहाँ रहते हैं उस स्थान को सहराना कहते हैं और प्रत्येक परिवार में एक मुखिया होता है और सहरिया का मुखिया जो है पटेल होता है। इसकी नियुक्ति जाति परंपरा के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी होती है। आर्थिक विशेषताएं क्या है इनकी? तो सहरिया अपनी जीविका के लिए वनोपज संग्रह, जो यानी कि वन से जो भी उपज प्राप्त होती हैं थोड़ी बहुत, जड़ी बूटियों जैसी की खेती एवं मजदूरी पर निर्भर करते हैं। ठीक है, और परंपरागत शिल्प और शिकार भी सहरिया के अल्प आर्थिक स्रोत हैं, यानी कि शिकार के माध्यम से भी ये थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं। ठीक है, और इनकी सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है? तो सहरिया कला एवं संस्कृति की दृष्टि से संपन्न है और सहरियाओं के गीत, कथाएं, पहेलियां एवं कहावतें उनकी संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति नृत्य, यानी कि मध्य प्रदेश में जो जनजातियां तो ठीक है पाई जाती हैं, लेकिन इनके प्रमुख रूप से जो नृत्य कौन कौन से हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो परधौनी नृत्य जो है, यह बैगा आदिवासियों द्वारा विवाह के अवसर पर बारात अगवानी के लिए जो है किया जाने वाला लोक नृत्य है और इस नृत्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रसन्नता की अभिव्यक्ति है। ठीक है, और नृत्य में वर पक्ष की ओर से एक हाथी बनाकर चलाया जाता है और यह अनुष्ठान के रूप में होता है, यानी कि एक प्रकार से पूजा के रूप में। ठीक है, और यह बैगा जीवन चक्र का एक अटूट हिस्सा जो है माना जाता है। और कर्मा नृत्य जो है मंडला के आसपास के क्षेत्रों में गोंड और बैगा आदिवासियों का प्रमुख नृत्य है। वर्षा ऋतु को छोड़कर प्रायः सभी ऋतुओं में यह नृत्य जो है किया जाता है और इसमें पुरुष और स्त्री दोनों भाग लेते हैं। अब अगला है दशहरा। दशहरा जो है, बैगा आदिवासी यद्यपि दशहरा त्यौहार नहीं मनाते हैं, किंतु विजयादशमी से प्रारंभ होने के कारण इस नृत्य का नाम दशहरा नृत्य पड़ा और एक तरह से दशहरा नृत्य जो है बैगा आदिवासियों में सामाजिक व्यवहार की कलात्मक अभिव्यक्ति है। और अगला है हुल्की। हुल्की नृत्य क्या है? तो हुल्की जो है पाटा नृत्य मुरिया आदिवासियों में प्रचलित है। इसमें नृत्य के साथ ही इसके गीत विशेष आकर्षण रखते हैं और इस नृत्य में लड़के लड़कियां दोनों ही भाग लेते हैं और इस नृत्य की किसी समय सीमा में बंधा नहीं हुआ है, यानी कि कभी भी ये साल में किया जा सकता है। ठीक है, अगला है भगोरिया। मध्य प्रदेश में झाबुआ और अलीराजपुर क्षेत्र में निवास करने वाले भीलों को भगोरिया नृत्य होली तथा अन्य अवसरों पर युवक युवतियों द्वारा किया जाता है भगोरिया नृत्य। और भगोरिया हाटों का जो भगोरिया मेला लगता है उनका आयोजन फागुन के मौसम में होली से पूर्व होता है। ठीक है, लगभग 7 दिन पहले। और भगोरिया हाट केवल घाट न होकर युवक युवतियों के मिलन मेले हैं और यहीं के वे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, आकर्षित होते हैं और जीवन सूत्र के में बंधने के लिए भाग जाते हैं, इसलिए इनका नाम भगोरिया पड़ा। ठीक है, इस उत्सव का नाम भी। और रंग बिरंगे वेशभूषा में सजी युवतियों का जो श्रृंगार और हाथ में तीर कमान लिए नाचना ठेठ पारंपरिक व अलौकिक होता है। अब है थापटी। थापटी क्या है? तो थापटी कोरकुओं का पारंपरिक लोकप्रिय नृत्य है। चैत बैसाख में कोरकू स्त्री पुरुष या यह सामूहिक नृत्य करते हैं। वे गोलाकार परिक्रमा करते हुए जो है दाएं बाएं झुककर नृत्य करते हैं और थपटी के मुख्य वाद्य जो है ढोल और ढोलक हैं। गीत की कड़ियों के साथ नर्तकों की पद गीत और हाथों के हाव भाव थापटी नृत्य को मोहकता प्रदान करते हैं। अब है सैला। यह शुद्धता जनजातियों का नृत्य है। यह नृत्य आपसी प्रेम एवं भाईचारे का प्रतीक है। सैला का अर्थ जो है ठंडा होता है और सैला शिखरों पर रहने वाले लोगों के द्वारा किए जाने के कारण इसका नाम सैला पड़ा और मादर इसका प्रमुख वाद्य है और ग्रामों को
सांस्कृतिक रूप से जोड़ने में इस नृत्य की अहम भूमिका है। किसकी? सैला की। इसके बाद अटारी। अटारी यह बघेलखंड के भूमिया बैगाओं का नृत्य है और यह नृत्य वर्तुलाकार होता है। एक पुरुष के कंधे पर 2 आदमी आरूढ़ होते हैं और एक व्यक्ति ताली बजाते हुए भीतर बाहर जाता रहता है और वादक पार्श्व में रहते हैं, ठीक है, यानी पीछे रहते हैं, वादक के जो यंत्र होते हैं। इसके बाद सरहुल। सरहुल जो है उरांव जनजाति का एक अनुष्ठानिक तत्व है और उरांव वर्ष में चैत मास की पूर्णिमा पर साल वृक्ष की पूजा का आयोजन करते हैं और वृक्ष के आसपास नृत्य करते हैं। सरहुल एक समूह नृत्य है। इनमें उरांव युवक और युवती प्रौढ़ उमंग और उल्लास से हिस्सा लेते हैं। सरहुल नृत्य का जो प्रमुख वाद्य यंत्र मादर और झांझ है, ठीक है। नृत्य में पुरुष विशेष प्रकार के पीला साफा बांधते हैं। महिलाएं अपने जूड़े में जो है बगुले के पंख लगा या जिनको कलगी कहते हैं लगाती हैं। अब सेतम जो कि लास्ट नृत्य है, यह भारिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और इनमें हाथों में मजीरा लेकर युवतियों को 2 दल आमने सामने खड़े होते हैं और बीच में एक पुरुष ढोल बजाता है। अब देखते हैं अगला जनजाति विवाह। जो जनजातियों में प्रमुख रूप से विवाह होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश की जनजातियों में एकल विवाह, बहुपति विवाह तथा बहुपत्नी विवाह प्रचलित है और भारत की जनजातियों की तरह ही मध्य प्रदेश के जनजाति समाज में भी साथी अथवा वैवाहिक संबंध चुनने की प्रथाएं प्रचलित हैं और वैवाहिक संबंधों की प्रमुख पद्धतियां निम्नलिखित हैं। पहला है सेवा विवाह, जिसमें वर अपनी वधू प्राप्त करने के उद्देश्य से कन्या के घर में कुछ समय तक सेवा करता है तथा तब वधू पक्ष प्रसन्न होकर अपनी कन्या सौंप देता है। दरअसल यह प्रथा जो है वहाँ प्रचलित है जहाँ वधू मूल्य अधिक है, अतः जो युवक वधू मूल्य चुकाने में असमर्थ होते हैं वे सेवा के रूप में वधू मूल्य अदा करते हैं और यह प्रथा गोंड एवं बैगा जनजातियों में मिलती है। अब हरण विवाह, युवक द्वारा युवतियों को उसके माता पिता की इच्छा के विरुद्ध हरण कर लेते हैं। तत्पश्चात दोनों पक्षों द्वारा युवक को परिणय सूत्र में बांध दिया जाता है और प्रदेश में गोंड एवं भील जनजाति में यह प्रथा प्रचलित है। अगला है क्रय विवाह, वर पक्ष कन्या के माता पिता को वधू मूल्य देता है। जनजाति समाज में यह प्रथा अत्यधिक प्रचलित है। मध्य प्रदेश के गोंड भील बैगा जनजातियों में यह प्रथा जो है पाई जाती है। अब परीक्षा विवाह, इस विवाह में पुरुष को वधू प्राप्त करने हेतु अपनी वीरता, साहस एवं पौरुष का परिचय देना पड़ता है। यदि वह इस कार्य को पूरा करने में सफल होता है तो वह किसी भी विवाह योग्य लड़की को अपनी जो है जीवन संगिनी चुन सकता है। अब अगला विनिमय विवाह, इस विवाह के अंतर्गत एक परिवार के भाई और बहन का विवाह क्रमशः दूसरे परिवार के एक बहन और उसके भाई के साथ किया जाता है। यह विवाह एक मितव्ययी का तरीका है जिसमें दोनों पक्षों द्वारा वधू मूल्य बचा लिया जाता है। यह प्रथा लगभग सभी जनजातियों में पाई जाती है, ठीक है। और अगला है वधू मूल्य, इस प्रथा में कोई इच्छुक वर कन्या पक्ष को कुछ शुल्क भुगतान करके वधू प्राप्त करता है और भुगतान प्रथा सभी समाजों में किसी न किसी रूप में अवश्य पाई जाती है, यानी कि लगभग की सभी जनजातियों में, और जो जनजाति नहीं है उनमें भी ये प्रथा कई बार देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखते हैं जनजातियों की आर्थिक समस्याएं एवं उनका समाधान। तो इनके पहला है भूमि की उर्वरता में कमी, यानी कि वनों के बीच जनजातियों की छोटी बस्तियां या गांव पाए जाते हैं। अधिकतर खेत जो है ढलवा अथवा ऊंची नीची भूमि पर मिलते हैं और वनों को जलाकर भूमि पर कृषि करने पर मिट्टी का तेजी से अपरदन तथा निच्छालन होता है और शीघ्र उसकी उर्वरता नष्ट हो जाती है। और झाबुआ, छिंदवाड़ा, मंडला और बैतूल में यह गंभीर समस्या है और साधारणतः भूमि की सुरक्षा वनों से होती है, किंतु अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में खेतों के चारों ओर बांध भी बनाते हैं। इन लोगों को भूमि के संरक्षण से परिचित कराना आवश्यक है, क्योंकि जो भूमि की जला करके ये जो खेती करते हैं बार बार खेतों में, तो उससे क्या होता है भूमि की उर्वरता नष्ट हो जाती है। तो आवश्यकता है कि इनको जागरूक करना इसके लिए कि इससे क्या होता है कि कृषि की जो है मतलब ज़मीन की उर्वरता शक्ति कम होती है, इसके लिए इन्हें जागरूक करना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। अगला है सिंचाई के ज्ञान का अभाव, जनजातियां सिंचाई करना नहीं सीख सकी हैं, अतः प्राकृतिक प्रकोप से कई बार खेती नष्ट हो जाती है और भोजन की गंभीर समस्या होती है। प्रति हेक्टेयर
उपज बहुत कम होती है। आदिम कृषि पद्धतियों के कारण एक परिवार को साल भर भोजन नहीं मिल पाता है। तो ये भी एक गंभीर समस्या है। और भूस्वामी ना होना, भूमि स्वामित्व भी जनजातियों में सीमित है। सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि ये लोग भूमि एवं अन्य भूमिधारियों अथवा सरकार से प्राप्त करते हैं। झाबुआ में यह प्रथा अधिक है। अधिकतर आदिवासी विकास योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए हैं। इनको आर्थिक सहायता तथा ऋण प्राप्त करने की सुविधा शासन द्वारा दी जाती है, जो भू संरक्षण, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक तथा साग सब्जी उगाने के लिए मिल जा सकती है। किंतु देखा गया है कि जितनी आर्थिक सहायता इन्हें दी जाती है वह पर्याप्त नहीं होती है और आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें कृषि के आधुनिक ढंगों से सुपरिचित कराया जाए एवं अधिक सहायता जो है दी जाए। अगला है वनोपज का सही मूल्य नहीं मिलना। कृषि के अतिरिक्त जनजातियों का आर्थिक आधार वनों से प्राप्त सामग्री है। ये लोग वनों से अनेक चीज़ें एकत्रित करते हैं और साप्ताहिक बाजारों में इनके बदले आवश्यकता की वस्तुएं जो है खरीदते हैं। ये लोग अधिकतर बहुत सीमित मात्रा में सामग्री लाते हैं और देखा गया है कि तौल एवं वास्तविक मूल्य से अनभिज्ञ होने के कारण बहुत सस्ते में अपनी वस्तुओं को दे देते हैं। व्यापारी इनकी जो है अज्ञानता का फायदा उठाते हैं और जल्द ही ये लोग ऋण के बोझ से दब जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ये सस्ते में अपना सामान बेच देते हैं तो इनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं और धीरे धीरे ये लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं साहूकारों से और ये बोझ के तले दब जाते हैं। ठीक है, अब ऋणग्रस्तता आदिवासियों की अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग बन गया है। परिणामतः ये लोग बंधक मजदूर हो जाते हैं, जिससे ऋणदाता इनका शोषण करता रहता है और हाट में आने वाले व्यापारी भी इन्हें ऋण के बंधन में बांध लेते हैं, जिससे भी इन्हें जो है सरलता से मुक्ति नहीं मिल पाती। वन नियम की बाध्यता, यानी कि वनों के राष्ट्रीयकरण के बाद वनों पर उतनी आश्रितता इनकी नहीं रह गई है, जैसे वे स्वतंत्र रूप से वनों का जानवर नहीं चरा सकते वनों में या फिर लकड़ी नहीं काट सकते, क्योंकि ये जो वनों का राष्ट्रीयकरण जब से हुआ है तब से कई पाबंदियां लगा दी गई हैं और लघु उत्पादन में भी कम इनको मिल पाता है। इस गंभीर समस्या का निदान क्या है? शिक्षा है, जिससे वे जीविका के अन्य साधन अपना सकेंगे यदि वे शिक्षित हो जाएंगे तो। और नए साधनों के लिए इनके पास पूंजी भी नहीं होती, अतः स्वरोजगार को प्रोत्साहित किया जा रहा है और इनके लिए नए रोजगारों जैसे सिलाई, बुनाई, हस्तशिल्प, औद्योगिक प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है। साथ ही बैंकों, वित्त निगम और विकास निगम द्वारा भी ऋण की सुविधा जो है इनमें उपलब्ध कराई गई है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने देखा मध्य प्रदेश की जो जनजातियां कौन कहाँ पे रहती हैं, कहाँ इनका क्षेत्र है, कितना प्रतिशत है, इनके कार्य क्या क्या हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं, इन सभी के बारे में हमने आज इस वीडियो में डिटेल में देखा है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और MPPSC मेंस हो या फिर प्रीलिम्स हो, उसके लिए क्वेश्चन तैयार करें में ऑब्जेक्टिव हो या बड़े क्वेश्चन हो 11 नंबर के या फिर 3 नंबर वाले, उनके लिए आपको हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो आज के फ्रेंड्स वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।